This conference will now be recorded. चलिए गाइस, वेलकम टू द सैटरडे सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। अपन लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब जो लोग आ गए उनका फायदा, जो नहीं आए उनका नुकसान। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टॉक मार्केट? क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में आप? मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग स्टॉक मार्केट्स के बारे में क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टॉक मार्केट्स? जहां अपन शेयर्स परचेज कर सकते हैं। वेरी गुड। तुषार, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या समझता है? जनरल मीनिंग जो भी समझते हैं। ठीक है, गुड। तंजील? ओके। हार्दिक? ओके, गुड। तो आपको स्टॉक मार्केट्स के बारे में काफी कुछ नॉलेज है आपके आंसर से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपन सबसे पहले आज जो समझेंगे, एक कुछ बेसिक मीनिंग्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते, बट वो डायरेक्टली पैसा डालना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आई विल फर्स्टली एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ मार्केट्स। मार्केट बेसिकली वो प्लेस होती है जहां पे आप किसी भी तरह के चीज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन बात करें सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी के अंदर अपन क्या चीज खरीद और बेच सकते हैं? सब्जियां। ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज वेजिटेबल मार्केट या फिर सब्जी मंडी। सेम वे में जहां पे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स मार्केट कहते हैं। अब बेसिकली स्टॉक मार्केट्स के अंदर दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जब भी किसी कंपनी का पहली बार कोई शेयर मार्केट के अंदर इशू किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं वैसे? इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज आईपीओ। आईपीओ प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। ये जो आप शेयर्स खरीद बेच करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोदा हो गया, बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स है जिनके पास आप शेयर्स खरीद के बेच सकते हो। ये सब सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, लेकिन लोग इसको समझते हैं प्राइमरी मार्केट। वेयरएज प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे शेयर्स पहली बार मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं, दैट इज योर आईपीओ। अभी रिसेंटली कोई फेमस आईपीओ का नाम बताएंगे? एलआईसी, वेरी गुड। और एक आईपीओ जो बहुत बुरी तरह से डूबा था, पेटीएम, सबको पता है। राइट। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने स्टॉक्स मार्केट के अंदर निकालती है, तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। और आईपीओ बेसिकली आता है किसके अंदर? प्राइमरी मार्केट्स के अंदर। अब आप लोग मुझे एक बात बताना, ये जो हम आईपीओ रिलीज करते हैं, या पहली बार जो हम स्टॉक्स वगैरह रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर, वो क्यों करते हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक खुद का बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मुझे अब फंड्स की जरूरत है। मैं लोन लेना नहीं चाहता, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज करना नहीं चाहता। मेरे पास एक और ऑप्शन बचता है, इक्विटी का ऑप्शन। इक्विटी के ऑप्शन में क्या होता है? मुझे अपनी कंपनी की कुछ ओनरशिप, सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, दैट इज आप ये मान सकते हैं 1% और मे बी 2%, और जितना भी आपकी इच्छा है उतना आप क्या करते हो? लिक्विडेट करते हो। लिक्विडेट करने का मतलब आप उसके शेयर्स मार्केट के अंदर निकालते हो थ्रू आईपीओ, और फिर पब्लिक से उसके बदले में क्या करते हो? पैसा रेस करते हो। अब मान लो मेरे पास शेयर्स पड़े थे, ठीक है, मैंने अपने शेयर्स बेच दिए मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है वो शेयर्स कोई ना कोई खरीदेगा। आप जब मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदते हो ना, पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो मार्केट के अंदर कोई नया पैसा नहीं आया। तंजील ने सेल किया, मैंने खरीद लिया। बात समझ आई? अब अगर वो महंगे में बेचेंगे तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और मैंने महंगे में खरीदा और बाद में प्राइस गिर गया, तो मैं क्या फेस करूंगा? लॉसेस फेस करूं। ये समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो अदर देन आईपीओ, तो आप कोई नया पैसा नहीं ला रहे हो मार्केट के अंदर। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पैसा होता है उसी को अपन कम ज्यादा करते रहते। बट कंपनी के पास तो आईपीओ के थ्रू जितना पैसा जाना था वो पहुंच गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना?
स्टॉक मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करने का मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूं। आप लोगों में से कोई इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट्स के अंदर? एनीबॉडी ऑफ यू? आप करते हैं, वेरी गुड, आप भी करते हैं। एनीबॉडी एल्स? नहीं गाइस, अपन फाइनेंस पीपल है। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना आता, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना आता, गोल्ड बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, उसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता, देयर आर सम ट्रेजरी बॉन्ड्स गवर्नमेंट के, टी बिल्स जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना आता, प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना आता, तो आप अपने मनी को डेड मनी बना रहे हो। रीजन बताता हूं। मान लो आपके पास आज 100 रुपए, आपने 100 रुपए की सेविंग्स कर ली। यू गेट दिस थिंग इन योर हेड कि 7% का इन्फ्लेशन अगर चल रहा है, तो आपने अपने 100 रुपीज को कितना बना लिया विद इन अ ईयर? 93 रुपीज। अब अगर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका पैसा दिन पे दिन परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, तो और आप उसको सेव करके अकाउंट में रख लो, वो पैसा कुछ काम का है? उसकी वैल्यू आप परचेजिंग पावर कम करते जा रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते, शादियां पहले कितने रुपए में हो जाया करती थी? एक अच्छी लेविश वेडिंग करनी हो तो 10 से 15 लाख रुपए में, पहले के जमाने की बात करो। यही वेडिंग आज करनी हो तो हाँ 70 टू 80 लाख रुपीस। जब आप लोगों की शादियां होगी तब 1-1.5 करोड़। इसका मतलब आपने मान लो शादी का बजट सेट कर लिया आज के हिसाब से कि मेरे बेटे की शादी करानी है, मैं 60-70 लाख रुपए अभी सेव करके अलग रख देता हूं। आपने कैश अलग रख दिया, या कहीं पे ऐसे अकाउंट में रख दिया जहां पे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा नहीं है, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, उस पैसे को रख दिया खाली। जब आपकी शादी की बारी आएगी, क्या आपके पेरेंट्स के लिए काफी है वो पैसा आपकी शादी कराने के लिए? नहीं। और इसी जगह अगर वो स्मार्ट मूव करते, या आप उनको एडवाइस देते कि बाबा पैसे को इन्वेस्ट करो, उसको बढ़ाओ, ग्रो करो, उसको धीरे धीरे ग्रो करो, बट करो, क्या उस समय तक जब तक आपकी शादी होती उनके पास 1-1.5 करोड़ रुपए होते या नहीं होते? मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा होते। जिस रेट से आज की तारीख में निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ रहा है ना, आपने सुना होगा अभी ऑल टाइम मार्केट हाई चल रहा है, ऑल टाइम हाई। आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी इतना ऊपर नहीं गया जितना अभी चल रहा है। मार्केट में जो शेयर्स हैं कंपनियों के, इतने हाई कभी नहीं गए जितने आज चल रहे। तो आप ये चीज समझिए कि अगर आप अपने पैसे को खाली एक अकाउंट के अंदर रख देते हो, आप अपने मनी को डेड मनी बना रहे हो। रादर उसको इन्वेस्ट करना सीखो, अभी से सीखोगे, जब फील्ड में कमाने उतरोगे ना, कुछ भी नहीं करना है, 15,000 रुपए भी महीने के बचा लिए बहुत है। सिंपल सा रूल बताता हूं, एक रूल ऑफ 15-15-15। 15,000 रुपए महीना बचाओ, 15 साल तक बचाओ, और 15% का रिटर्न निकालो। पता है 15 साल के बाद आपके पास कैपिटल कितना होगा? मोर देन 1 करोड़ रुपीस। ट्राई करके देख लेना भले, क्योंकि कंपाउंडिंग आपने सुना होगा ना, फाइनेंस के अंदर कंपाउंडिंग होती है, उससे पैसा बहुत स्पीड से बढ़ता है, राइट? ऐसा कहते हैं कि पहला मिलियन कमाना बहुत मुश्किल होता है। आप अपनी लाइफ के अंदर पहले 1 करोड़ जब कमाओगे ना, तो आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल टास्क है। एक बार आपने 1 करोड़ कमा लिया, उसके बाद उसकी जब कंपाउंडिंग होगी तो वो बहुत फास्ट होगी। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एवरीबॉडी टेक आउट योर मोबाइल फोन्स। सब लोग अपने मोबाइल फोन्स निकालो, जल्दी निकाला? कैलकुलेटर खोलो इसके अंदर। खोला? मैं आप सब लोगों को 1-1 रुपया दे रहा हूं। कितना? 1 रुपया। एंटर करो वहां पे। अब आपके खाते में कितने रुपए? 1 रुपए। ठीक है, अब मैं आपको आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाता हूं। करो इसको डबल एक बार, इंटू 2 और इक्वल दबाओ। अब कितने रुपए? तो मतलब अपन ने एक बार किया तो अब आपके पास कितने रुपए? 2 रुपए। दूसरी बार करो, इंटू 2, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6th टाइम, 7th टाइम, 8th टाइम, 9th टाइम, एंड नाउ द 10th टाइम। कितना आ रहा है? बस 1,000 रुपए।
कम ही है, क्या करोगे 1000 रुपए का, यूं उड़ जाते हैं। अभी आर्टिस्ट हाउस में घुस जाओ, पानी की बोतल लो, पिज्जा लो, खत्म, गए 1000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते। 11वीं बार करना है एक बार, 12th टाइम, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th एंड 20th टाइम। अब क्या आ रहा है, कितना, 10.5 लाख रुपए। पेट नहीं भरेगा दोस्त, प्लॉट नहीं आते, बंगले नहीं आते इसके अंदर, आते हैं क्या आज की तारीख में? जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो आएगी इसके अंदर। 10.5 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। आप जब अपनी वर्किंग लाइफ के अंदर आ जाओगे, 10.5 लाख रुपए यूं गायब होने चालू हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल वेकेशन पे निकल जाओ, गए 2.5-3 लाख रुपए गए। एक लेह लद्दाख की ट्रिप मार आओ, 1 लाख रुपए वहां खत्म। कार नहीं आती आज की तारीख में ढंग की 10.5 लाख रुपए में, आपको भी पता है। अगर आपको जो आपकी अच्छी वाली कार चाहिए, एसयूवी वगैरह, 10.5 लाख रुपए में नहीं आएगी। अपन ने कितनी बार 1 रुपए को मल्टीप्लाई किया, 20 टाइम्स किया, 10.5 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। चलो अब करते हैं, 5 बार और करो, 21st, 22nd, 23rd, 24th एंड 25th। कितना हुआ, कितना, 25 टाइम्स। अगर 1 रुपए से आप अपना पैसा डबल करने लग जाओ, सिर्फ 1 रुपए से स्टार्ट कराया है मैंने आपको, 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए नहीं दिए। अगर मैं 10,000 से डबल करवाना चालू करता तो और आसान हो जाता, और जल्दी हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर 24 टाइम्स अवे फ्रॉम बीइंग अ मिलेनियर। 1 रुपए से, सिर्फ 1 रुपए से आपको डबल करना है 24 बार, तो आप क्या हो जाते हो, मिलेनियर हो जाते हो। डॉलर्स की रेट में मिलेनियर हो गए, अपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में आ गए। कभी आपने थोड़ा सा भी ये गणित लगाओ कि फाइनेंस किस तरह से कंपाउंड होता है। अब देखो, अब आपने 25 बार कर लिया एवरीबॉडी, हाँ 25 बार कर लिया। अब मान लो कि आपके डैड की जो सेविंग्स है वो 3 करोड़ की, बहुत जिंदगी भर उन्होंने काम किया, बहुत मेहनत करी, अच्छा नाम कमाया, बहुत बढ़िया काम करते हो और बहुत पैसा है उनके पास। सेविंग्स कितनी है, 3 करोड़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 बार और, खाली लास्ट 5 टाइम्स, 26 टाइम, 27 टाइम, 28 टाइम, 29th टाइम एंड 30th टाइम। कितना पहुंचा, 100 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है अमाउंट। मतलब अगर आप अपने पैसे को डबल करना सीख जाओ और 30 बार डबल कर लो अपने 1 रुपए को, आप 100 करोड़ पहुंच जाते हो। पावर देखिए 1 रुपए की। कभी सोचा था कि 1 रुपए से 100 करोड़ बन सकता है? पॉसिबिलिटी किसी को भी नहीं लगेगी, प्रैक्टिकली बात करें। बट अगर आप लॉजिकली बात करो तो आपको करना क्या है, 30 बार डबल ही तो करना है अपनी टोटल कैपिटल को। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। जहां लोग 5-5, 10-10 गुना कर लेते हैं अपनी कैपिटल को, अपने को तो यहाँ पे जस्ट 2 टाइम्स ही तो करना है। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि अपन लोग बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं। अपने फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मिल रहा है, एक्चुअली में वो आपको फैमिली से मिलना चाहिए, बट वो उन्होंने अलग टाइप का आपको एजुकेशन दिया, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द मॉरल एजुकेशन, द सोशल एजुकेशन, राइट। अब यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जा रहा है, आप लोग को ये मेक श्योर करना है कि ये चेन आप आगे बढ़ाओ, लोगों को फाइनेंस की नॉलेज दोगे, आपके भाई बहनों को, रिश्तेदारों को। कार खरीदते हो आप, मान लो अगर मैं 5 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूं, 4 साल का लोन उठाता हूं, पता है आप लोग को मेरे पास लमसम टू लमसम 10 से 12,000 या 15,000 रुपए की किस्त बनेगी। कितने की? 15,000 रुपए की किस्त बनेगी। एक बात बताना, मैंने वो कार द मोमेंट शोरूम से बाहर निकाल लिया, वो 10 लाख रुपए की कार कितने की हो गई? तकरीबन 9, 9.25, 9.5 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा उसका प्राइस। क्या मैंने उसको चलाया? कुछ भी नहीं, शोरूम से बाहर निकाली खाली, प्राइस कितनी हो गई? 9, 9.25, 9.5 लाख। ठीक है, आप उसको 1000 किलोमीटर चला लो, खाली सिर्फ 1000 किलोमीटर, गाड़ी का इंजन ही नहीं खुलता है इतने में तो।
सिर्फ 1000 किलोमीटर आपने कार चलाई, अब उसकी रेट क्या है? अंदाजन, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर, मैं भी कोई वैल्यूएटर नहीं हूं, लमसम टू लमसम 7.5 से 8 लाख रुपए। 5 साल हो गए उस गाड़ी को, कितने? 5 साल, 40,000 किलोमीटर चला चुके हो अभी तक। अब रेट बोलो। कोई नहीं दे रहा 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रीसेलर अपनी कमीशन निकालेगा, 3 से 4 लाख रुपए, ठीक है। अब एक चीज समझो, 3 से 4 लाख रुपए आपकी उसकी रेट बच गई, जिसपे आपने अपने हार्ड एंड 10 लाख रुपए लगाए, और यही आप किसी ऐसी जगह पे लगाओ जिसकी वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड की बात कर ले, आप यही गोल्ड आज से 5 साल पहले खरीदे होते ना 10 लाख का, तो आज उसकी वैल्यू सोच लो, होती ज्यादा। ये मैं एग्जांपल काफी सेशंस और काफी स्टूडेंट्स को भी देता हूं। 1995 में बुलेट का जो शेयर्स था आइशर मोटर्स का, एक बुलेट जो कि उस टाइम पे 50,000 55,000 रुपए की पड़ती थी, आज कितने की है वो? 2 लाख रुपए की, खाली 2 लाख रुपए की हुई है अभी, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ी, मतलब 4 गुनी बढ़ गई प्राइस, ठीक है। बुलेट जो बनाती है रॉयल एनफील्ड जो है, ये एक ब्रांड है आइशर मोटर्स का। आइशर मोटर्स का जो शेयर है, अगर आपने 1995 में 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद के आज बैठे होते, 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी जेब में होते थे अभी। कितने? मतलब आइशर मोटर्स का शेयर इतना बढ़ गया। पता है आपको सेकंड थर्ड नंबर पे सबसे बड़े शेयर्स में आता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर आइशर मोटर्स का शेयर। सबसे टॉप पे कौन सा है? एमआरएफ कितना चल रहा है अभी? 1 लाख अबाव गया, 1 लाख तो हो गया पार दोस्त। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया तो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि फाइनेंस की नॉलेज लेने का मतलब ये नहीं है कि हम खाली अकाउंटिंग सीख जाएंगे, हम एफआर सीख जाएंगे, बाकी चीजें सीख जाएंगे और अदर स्किल्स को हम छोड़ देंगे। यू आर वेरी रॉन्ग माय फ्रेंड। क्यों? आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे ना, वो सब फाइनेंशियल एडवाइस लेने आपके पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हार्दिक का कोई कजिन है, ठीक है, उसको पता है कि हार्दिक भैया ना सीए और कॉमर्स की फील्ड में, एसीसीए की फील्ड के अंदर है और इनको कॉमर्स की नॉलेज अच्छी होगी। उस बंदे के पास 50 लाख रुपए पड़ा है, वो तुरंत एडवाइस के लिए फोन करेगा आपको कि भैया मेरे को इसको इन्वेस्ट करना है, कैसे करूं, कहां पे करूं। अच्छे अच्छे सीए, एसीसीए, सीएफएस को ये नॉलेज नहीं होती कि पैसे को इन्वेस्ट कहां किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि अभी से आप इसकी नॉलेज लेना स्टार्ट करें। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, एट पीएफसी एजुकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्टॉक मार्केट्स का भी एक कोर्स होना चाहिए। आज से नहीं, काफी टाइम से आ रही थी। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कोर्स विच इज अ डिप्लोमा कोर्स इन इटसेल्फ, जिसका नाम है, बहुत धमाकेदार कोर्स है ये दोस्तों, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा इन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सो आई विल टेल यू व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सबसे पहला रीजन, हर बच्चा, हर जना एक ही क्वेश्चन पूछता है आते ही, सर क्यों सीखे, क्या जरूरत क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको 5 मेन रीजंस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी जरूरी। सबसे पहला रीजन, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोगों में से कितने लोगों के पास सेविंग्स है? थोड़ी बहुत भी, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, लाख रुपए, थोड़ी बहुत तो होगी सेविंग्स। कुछ कुछ होंगे, मैं कह रहा हूं माइनस में भी होंगे जिनकी उधारियां नहीं चुक रही। तो ऐसा रीजन क्या होता है उसके पीछे? उसके पीछे सिंपल सा ये रीजन होता है, आपको अपना पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करना आता। I'll tell you what, मैं जब फर्स्ट टाइम अपनी करियर फील्ड के अंदर घुसा था, मेरा सैलरी बहुत कम था एक्चुअली। तब भी मेरी ये आदत थी कि एक छोटा सा अमाउंट आप अलग से निकाल दो सेविंग्स के अंदर, क्या पता कब काम आ जाए। और वो एक्चुअल में बाद में बहुत सारे तरीकों से मेरे काम आया, बिकॉज आई इन्वेस्टेड दोज मनी, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी रखो। सेकेंड रीजन इज
रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर। आप लोग को लगता है आप जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हो वो रेस्पॉन्सिबल है? बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों के पास आईफोन है अभी? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर की। तो देखो गाइस, खरीदने में तो मुझे पता है आप लोगों में से सब में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनके पास दम होगा कि वो 2 2 3 3 आईफोन भी खरीद सकते हैं, इजीली खरीद सकते हैं, इतना पैसा घर पे होगा, 100% होगा। हो सकता है किसी किसी के पास तो इतना पैसा हो कि इमेजिन का शोरूम डाल दे, राइट। बट अपन उस पैसे का क्या करते हैं, अपन कहां पे खर्च करते हैं उस पैसे को? मजे मारने में, ऐश करने में, पार्टीज करने में, सब करने में। देखो करो, मजे भी मारो, पार्टीज भी करो, ऐश भी करो, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन कब? जब आपने बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी कमा लिया है, उसके बाद आप कितने भी मजे करो, कितने भी फाइनेंसेस उड़ाओ, मैं कह रहा हूं ना, गड्डियों की गड्डियां उड़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर तब होता है जब आपने बहुत ज्यादा कमाया और उसका एक छोटा पार्ट आपने स्पेंड किया। गॉट इट? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा डाल देते, डालते नहीं डालते, 1 करोड़ रुपया तुरंत कोई ढंग की जमीन खरीद लेंगे। क्यों खरीदते? पता है ना, वैल्यू इनहांस होगी। तो ये कुछ रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर्स हैं जिसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी जरूरी है। थर्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको पता है ना, पहले आपको रिटायरमेंट पे पेंशन्स मिलती थी, अब मिलती है क्या? अपने जो दादा लोग वगैरह और रहे ना, वो लोग बहुत खुश रहे, तब सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिलती थी और पेंशन आज भी 40-40 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए महीने की आ जाती है। बिंदास जी रहे हैं, बुढ़ापे में किसी का सपोर्ट बनने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट जी रहे हैं। आज पेंशन स्कीम्स में अगर आपको पैसा चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, आपको क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है पेंशन स्कीम्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को, तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म पे कर, मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। आजकल ये इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर चल रहा है, अर्निंग 1 करोड़ रुपीज इन 1 ईयर, डे 5, डे 7, डे 12। उसकी हालत 100 रुपए जैसी नहीं दिख रही है वीडियो के अंदर, 1 करोड़ कमाएगा वो 1 साल के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, चीजें अट्रैक्ट करना अच्छी बात है, ऐसे नहीं, उसको वाइजली करो, है ना। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, आज ही देखा था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे, अर्निंग 1 करोड़ रुपीज इन 1 ईयर, चैलेंज डे 50। अब भैया वो आदमी 1 करोड़ रुपया साल का कैसे कमाना चाह रहा है मालूम आपको? वो लोगों को ऑनलाइन योगा सिखा रहा है, सेमिनार्स दे रहा है। उसका सेमिनार कॉस्ट भी कुछ 1000 रुपए समथिंग ही होगा मेरे हिसाब से, अंदाजन 500-1000 रुपए का सेमिनार होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। 1000 रुपए भी अगर मैं निकाल लू एस्टिमेटेड 365 से मल्टीप्लाई कर लू, वो उस अमाउंट के आसपास भी नहीं पहुंच रहा। तो आपको ये बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखते हुए करें। जैसे मैंने आपको 15-15-15 का एग्जाम्पल दिया, आज से 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, 100% होंगे। करना क्या है आपको? 15,000 रुपए बचाने, कितने साल तक? 15 साल तक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कमाओगे उस पे? 15%। डेफिनेट बात है, कंपाउंडिंग करके देख लेना या कैलकुलेट करके देख लेना, आप लोग के पास मोर देन 1 करोड़ रुपीज जेब में होगा, ठीक है। और शायद अगर आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास है तो 15,000 रुपए बचाना इज नॉट अ बिग डील है क्या? कितना खर्चा कर लोगे भारत में रहते रहते? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए में बहुत तगड़ी लाइफ जी जा सकती है, इवन इन मुंबई, इवन इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 15,000 रुपए बचा है 15 साल के लिए, 15% इंटरेस्ट, 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। दिस इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके लिए अपने को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड डेट मैनेजमेंट। अपने दिल पे कसम खा के बोलना, कितने लोगों के ऊपर कोई ना कोई उधार है, छोटी सी भी सही, शर्माओ मत। मेरे पे तो कार का लोन है ना,
बताओ एनीबॉडी, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, हाँ चल रहे होंगे खाते सब जगह। लिसन अप, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। अपन डेट तो बहुत इजीली ले लेते हैं, फिर डेट को चुकाने के लिए एक और क्या ले लेते हैं, डेट, फिर वापस एक और डेट लेते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है और अपन एक विशियस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर यहीं पे आप फाइनेंशियली वाइज होते, फाइनेंशियली लिटरेट होते, तो क्या इन सारे डेट्स की आपको जरूरत थी, नहीं, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, करियर इन फाइनेंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एवरेज सैलरी क्या मानते हो मंथली, हाँ, एनी एस्टिमेटेड अमाउंट बताओ, 30,000, 40,000, 50,000 अ मंथ एज अ फ्रेशर, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, hedge funds manager, they start with a package of around 12 to 14 or maybe even 18 lakh rupees a year, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स, हेज फंड मैनेजर्स वगैरह और ये सब होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपने सुने होंगे, ठीक है, इन लोगों के पास जो सैलरी आता है वो साल का 18 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 14 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और इतना हाई सैलरी पैकेजेस पे ये लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पैसा कमा कर दे रहे हैं। इन लोग के पास फंड्स होते हैं 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, इतने बड़े बड़े फंड्स को इनको मैनेज करना रहता है। म्यूचुअल फंड सुने होंगे आपने, हेज फंड सुने होंगे, ये सारे फंड्स अगर जो मैनेज कर रहा है उसके लिए 14-18 लाख रुपए की सैलरी बन जाती है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। नाउ इस कोर्स के बारे में मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस कोर्स का नाम मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। इसका ड्यूरेशन रहेगा अराउंड 25 to 30 क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या स्टॉक मार्केट की कोई प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आंसर इज नो। अगर आपको जीरो नॉलेज भी है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो भी चलेगा। क्यों? यहाँ पे स्क्रैच से सिखाया जाएगा, आपको एक एक टर्मिनोलॉजी सिखाई जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 60 टॉपिक्स, मेरे को पर्सनली पता है कि मोर देन 100 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके अंदर इजीली, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट्स के बेसिक्स के बारे में आप सब कुछ जानते होगे, प्लस आपने सुना है एनसीएफएम और एनआईएसएम के पेपर्स होते हैं, कभी सुना है ऐसा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का तो नाम सुना होगा, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ पेपर्स करवाता है, कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करवाता है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती। इस कोर्स के थ्रू आप एनसीएफएम के जो लेवल 1 पेपर्स हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, काफी कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। एनसीएफएम के सर्टिफिकेशंस आपको बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके करियर इन फाइनेंस के लिए। एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सेबी करवाता है, ठीक है। एनआईएसएम के सर्टिफिकेट्स थोड़े महंगे होते हैं, एनसीएफएम के सर्टिफिकेट्स कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। Am I clear with that? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स किस तरह के कवर होंगे, शेयर्स क्या होते हैं, इनका सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, व्हाट आर डिबेंचर्स, डिविडेंड्स वगैरह कैसे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, व्हाट इज एक्स डेट, व्हाट इज रिकॉर्ड डेट, व्हाट इज आईपीओ, एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? फर्स्ट पब्लिक ऑफर, गुड। फॉलो नहीं, फर्दर पब्लिक ऑफर नहीं होता, इट्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब हुआ कि जिस कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स निकाल रखे थे, अब उसको और पैसा रेज करना है नए शेयर्स इश्यू करके। पहले वो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर चुकी है, उसके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट्स के अंदर हैं, उसको और अगर पैसा रेज करना है वो किसके थ्रू रेज कर सकती है? एफपीओ के थ्रू। नेक्स्ट, शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे किस तरह से होता है, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस अप एंड डाउन जाती है। ऐसे बहुत सारे मोर देन 100 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर इसके बाद स्किल्स क्या डेवलप हो जाएंगी। अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का नहीं आता, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब होता है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन स्किल्स जो कि इस कोर्स के अंदर डेवलप होगी एंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फाइनेंशियल लिटरेसी,
दूसरा, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपको रिस्क मैनेज नहीं करना आता अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आप बहुत जल्दी अपना पैसा डुबा सकते हो। पैसा जितनी जल्दी बनता नहीं है उससे जल्दी डूबता है, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, डिसीजन मेकिंग आप अच्छे से कर पाओगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी, एंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट्स, है ना। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं डेवलप्ड हो रखी, आप इमोशंस पे खेलते हो, राइट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ट्रेड ले रहा था, मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं खुद कोशिश कर रहा था कि उसको बेच दूं, मेरा उंगली भी चला गया है उस बटन के ऊपर, लेकिन मैं एक स्वाइप नहीं कर पा रहा हूं उसको सेल करने के लिए। ये बहुत पहले की बात है। उसका रीजन क्या था? वीक साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड लास्ट इज आप लोग एनसीएफएम एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस के लिए भी रेडी हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस कोर्स? ये आपको एक बहुत तगड़ा ट्रेडर तो नहीं बना सकता, बट आपके जो ट्रेडिंग जर्नी या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की या करियर इन फाइनेंस की जो जर्नी है, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन वाला कोर्स है। ये आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर ले जा सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजर आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो आगे। एंड नेक्स्ट इज हेज फंड मैनेजर्स, ये म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स जो होते हैं, उनकी पोस्ट के लिए भी आगे ट्राई कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, राइट। कोर्स डिलीवरी सिंपल सा है, अपन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे, उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा वाया चार्ट्स, है ना। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पे ही अपन सीखेंगे। देन आपके कुछ डाउट सेशंस होंगे, एंड लास्ट में जो लास्ट सेशंस होंगे आपके कोर्स के, उसमें अपन कुछ लाइव ट्रेडिंग सेशंस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लाइव ट्रेडिंग वगैरह की जाती है, और आप मेरे साथ में ही ट्रेडिंग करेंगे। फॉर दैट पर्पस आप लोगों को लैपटॉप्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नाउ बिफोर एक क्वेश्चन आंसर सीरीज करें, मैं आपको एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत अच्छा कोट बताता हूं। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नॉलेज के अंदर करो, सबसे बेस्ट इंटरेस्ट आपको पे आउट होगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंस की नॉलेज में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें, उसका रिटर्न्स भी आपको फ्यूचर में दिखेगा और बहुत ज्यादा दिखेगा। होता है, देखो हमारे को भी फाइनेंस नॉलेज देने के लिए बहुत सारे टीचर्स आए थे स्कूल टाइम के ऊपर या फिर कॉलेज टाइम के अंदर, बट हम लोग यूं ही इसको एक नॉर्मल सा लेक्चर समझ के छोड़ देते थे कि हाँ यार अपने क्या काम का, कोई मतलब नहीं है। फिर जब हम बेफिजूल फालतू में पैसे उड़ाने लगे, तब हमें समझ आया कि यार जब अपनी सैलरी 25,000 रुपए थी, तब भी अपने पास सफिशिएंट फंड्स अपने को लगते थे, तब अपने को ऐसा लगता था अपने पास बहुत पैसा आ रहा है। और जहां अब अपनी सैलरी कई गुना उससे बढ़ चुकी है, तब अपने को ऐसा लग रहा है कि यार अपने पास पैसे ही नहीं बचते, अपने को ये भी कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले जब आपके पास स्टार्टिंग में सैलरी आई थी, आपने कोई भी एक भी इल डिसाइडेड फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया, और आज की तारीख में जब एक्स्ट्रा सैलरी आती है ना, तो ये मैं गारंटीड कह रहा हूं, आमदनी आपकी होगी 98 और खर्चा ये बहुत लोग करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी 10,000 रुपए सैलरी बढ़ी, अपने खर्चे 20,000 रुपए बढ़ा लेंगे, 15,000 रुपए बढ़ा लेंगे। क्यों भाई? अगर 20,000 रुपए सैलरी बढ़ रही है आपकी, आप खर्चे इतने मत बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी थी 30,000 रुपए, अब वो इंक्रीमेंट आपको मिल गया है 50,000 रुपए का सैलरी हो गया है आप लोग का, तो कोई जरूरत नहीं अपने खर्चे 20,000 रुपए से बढ़ाने की। आपकी सेविंग्स बढ़ाओ, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को बढ़ाओ, ठीक है। आप अपना खर्चा 2-5 हजार रुपए से बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी का पैसा आपका किसके अंदर जाना चाहिए? सेविंग्स के। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सारे स्टूडेंट्स का है, सर जिंदगी भर इन्वेस्ट ही करते रहेंगे, जिंदगी का किसको मालूम कब मर गए। होता है ना, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर जिंदगी भर हम बचाते रह गए, इन्वेस्ट करते रह गए, ये वो फला टीम का, हमने बहुत पैसा बचा लिया, फ्यूचर में हम करोड़पति बन भी गए, कोविड जैसी कोई बीमारी आई उसके अंदर चपेट में आ गए, मर गए, फिर क्या करेंगे उस पैसे का? आई टेल यू व्हाट, आप आपके पीछे एक फैमिली छोड़ के जाओगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग होंगे, मे बी योर वाइफ इफ शी इज नॉट वर्किंग, मे बी योर चिल्ड्रन इफ दे आर स्टडिंग, मे बी योर ओल्ड पेरेंट्स जो अब नहीं कमा रहे हैं, उनको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहां से? आपके बचाए हुए फंड्स उनके काम आते हैं।
मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप मरने वाले हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। और प्लस ये चीज भी समझो, नहीं मरे तो वो फंड्स के कितने मजे होंगे, ये सोचो। आपको घर बनाना है, घर बनाओ, आपको जो करना है आप कर सकते हो। एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली लेविश लाइफस्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लिए मेंटेन कर सकते हो। वॉरेन बफेट 13 साल की उम्र से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। कितना? 13 साल की उम्र से। वो बंदा बोलता है मैं अभी भी लेट हो गया। 13 साल में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। 13 साल में मैं नेकर पहन के घूमता था इधर उधर रोडों पे। उस बंदे को देखो, 13 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आता है, फिर भी कहता है मैंने लेट स्टार्ट किया। क्यों पता है? अगर उसने उससे भी पहले स्टार्ट कर दिया होता, खैर उसको नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन अगर उससे पहले स्टार्ट कर दिया होता कुछ साल पहले, ये गारंटीड है आज इलॉन मस्क भी उसके आसपास नहीं अड़ रहा था। कौन सी कंपनी है इसकी? वॉरेन बफेट की कंपनी का नाम क्या है? हाँ, राइट राइट, हैथवे। कौन सी हैथवे? बर्कशायर हैथवे। दुनिया का सबसे महंगा शेयर ही बर्कशायर हैथवे का है। एक शेयर इज इक्विवेलेंट टू 3.5 से 4 करोड़ रुपए, फ्लक्चुएट होता रहता है एक शेयर। कितना? 3.5 से 4। इंडिया का हाईएस्ट कितना है? 1 लाख रुपया। दुनिया का हाईएस्ट शेयर बर्कशायर हैथवे, 3.5 से 4 करोड़ रुपए का एक शेयर। वो कंपनी अपने आप में कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी प्लस एक मार्केटिंग एजेंसी। उसने तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो वो आज इतना कमा रहा है। लेट मी टेल यू दिस, एक बहुत अच्छी प्रो टिप देता हूं आज सेशन के अंदर। कोई बात नहीं आपको स्टॉक मार्केट्स की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, जितने लोगों को ज्वाइन करना है मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से, ठीक है। 3 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स की फीस 12,000 थी। जो भी फर्स्ट बैच बन रहा है उसके लिए 50% स्लैश है, स्ट्रेट अवे 6,000 रुपीज इसकी फीस रहने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी कोई फीस 12,000 नहीं है, इट्स फॉर 6,000। वी वांटेड टू मेक इट अफोर्डेबल, तो इसके लिए इसकी स्लैश करके प्राइस किस पे लिया है? 6,000 रुपीज पे। इवन इफ आप ज्वाइन नहीं भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को एक बहुत अच्छी प्रो टिप देता हूं जो स्टॉक मार्केट्स में आपके लिए बहुत काम की है। ये आगे भी आपकी लाइफ में अगर आपको फाइनेंसेस बढ़ाने, वहां पे भी बहुत काम की। आप लोग जितना भी रुपया सेव कर सको, छोटा अमाउंट भी सही, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, एक बार सेव करना स्टार्ट करके देखो। 1 साल तक सेव करना और उसको कहीं पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना। नई अपॉर्चुनिटी समझ आए मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, या कोई फाइनेंशियली वाइज पर्सन हो आपके सराउंडिंग के अंदर, उनसे पूछना कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे एक बार इन्वेस्ट करके देख लेना आपके साल भर की सेविंग्स, और उसको होल्ड करके भूल जाना। किसी ढंग के ब्लू चिप स्टॉक में, जैसे टाटा मोटर्स, नीचे गया क्या टाटा का शेयर? बहुत ऊपर स्काई रॉकेट हो रहा है और बढ़ेगा। अभी तो ईवी सेगमेंट खा रखा है पूरा, आने वाले टाइम में और ग्रो होगा। एक बार डाल दो उसमें पैसा, ज्यादा नहीं, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो ताकि आपको भी एक्सपीरियंस होना चालू हो। एक बार छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके 5-7 साल पकड़ के देखो उस स्टॉक को, गारंटीड कह रहा हूं, आज का 500 का शेयर कल को 1,000, 1,500, 2,000 भी हो सकता है। अपन सिर्फ शक्ल देखते रह जाएंगे, यार ये शेयर 170 का था तब खरीद लेते, आज 500 रुपए आ गया, अब तो महंगा हो गया, अब क्या खरीदे, अभी भी सस्ता है। आज से 10 साल बाद जो प्राइस होगी ना, वो होगी एक्चुअल महंगी प्राइस आज के हिसाब से। गोल्ड की प्राइस आप अभी क्या चल रही? गोल्ड की प्राइस 60,000 रुपीज पर तोला, दैट इज 10 ग्राम्स, है ना। तो 60,000 रुपीज चल रहा है। लोगों को क्या लग रहा है? बहुत महंगा है गोल्ड, बहुत महंगा। 2 साल इंतजार करो, खाली 2 साल। आज से 2 साल बाद गारंटीड कह रहा हूं 1 लाख रुपए टच करेगा, इजीली कर सकता है। जब पेट्रोल का भाव लोगों को 70 रुपए महंगा लग रहा था, आज 110 रुपए भर रहे हैं खुशी खुशी, तब कुछ नहीं दिखता है। 70 रुपए पे कितना हा हल्ला हुआ था देश के अंदर कि पेट्रोल इतना महंगा है, ये है वो है। मोदी जी के रुको, थोड़ा वेट करो, सीधे ले गए रैली 120 पे और नीचे लाया हमने, सस्ता किया पेट्रोल। कितने पे लिया है?
वो उनकी गलती नहीं है, एक्चुअल में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी और पुराना डेट चुकाने के लिए टैक्सेस लगाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले गिरी थी दोस्त, वापस क्रूड ऑयल बढ़ गया है। पहली बात तो मेरी बात सुनो, जब भी वॉर सिचुएशन होता है उन कंट्रीज से जिससे अपन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वहां पे क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ा। दूसरी बात, आपका पेट्रोल महंगा इसलिए नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बढ़ा रही है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है अनाप शनाप। यहीं से आप, मैं कह रहा हूं ना, यहां से आप गुजरात चले जाओ, सीधा पेट्रोल 10 रुपए सस्ता है। दिल्ली चले जाओ, वहां पे 90s में चल रहा है पेट्रोल। इसका मतलब ये सब डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। आज गोल्ड खरीदो, आज गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आज से 5-10 साल बाद आप अपने गोल्ड की रेट देख लेना। और आज कोई मान लो आप किसी ऐसे एक्सपेंस में पैसा लगाओ, ऐसी कोई चीज खरीदो जो कि एक मटीरियलिस्टिक थिंग है। फॉर एग्जाम्पल फोन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई घड़ी हो गई, कोई गाड़ी हो गई, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो एक बार। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपने आप में क्या है, एक्सपेंस है, वो खर्चा है, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट 100% होगा। और यही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपीस का नाम सुना है आपने? क्या होता है एसआईपीस? तो एसआईपीस में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक अमाउंट रेगुलरली भी आप सबमिट करा सकते हो और एक कलेक्टिव अमाउंट भी आप दे सकते हो, आपकी चॉइस होती। पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दो, क्या आपको मैनेज करना है उस पैसे को? कौन मैनेज करेगा? ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, हेज फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वगैरह, आपको आपकी एसआईपीस पे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं। म्यूचुअल फंड्स, अभी मार्केट के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी आ गए जो 40-40% साल का रिटर्न निकाल रहे हैं। फंड्स की एक सीएजीआर रेट होती है कि वो कितना रिटर्न दे रहे हैं पर एनम। उनका रिटर्न किसी का 22%, किसी का 40%, किसी का 15%, ऐसे ऐसे रिटर्न मिल रहे हैं बहुत आसानी से। आपको कुछ भी नहीं करना है, पैसा इन्वेस्ट करके रख दिया आपने, आपको उतना रिटर्न निकल जाएगा। सो अब मेरा बिफोर गोइंग एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स इंपॉर्टेंट? यस, इट इज इंपॉर्टेंट। Is investment in other things important? Like other things like gold, real estate, या ऐसी चीज जिसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी? Yes. Is investing in cars, watches, or maybe mobiles important? It is important, but not necessary. जरूरत हो तो खरीदो, 1 करोड़ रुपए 10 लाख की कार खरीदो ना, कौन मना कर रहा? 50 लाख रुपए जेब में पड़े, 10 लाख की कार खरीदो, कोई मना नहीं कर रहा। कार खरीदने का भी रूल होता है, 3 कार कैश में खरीदने का दम रख रहे हो तो 1 कार खरीद लो कैश में, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो ईएमआई अमाउंट आता है ना, मान लो अपने पास इतना पैसा नहीं था, आप है ना वो दे रहे हो, डाउन पेमेंट दे रहे हो, डीपी दे रहे हो, तो आपका जो ईएमआई होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रूल है, आपका ईएमआई आपका सैलरी का, मंथली सैलरी का 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो आपको सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, आपके पास जीरो सेविंग्स होगी और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत वीक है। राइट? तो आज से ये मेक श्योर करेंगे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा भी सेव करें, बट उसको जब इन्वेस्ट करेंगे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ये मेक श्योर करेंगे उसके रिटर्न्स हमें अच्छे मिल रहे हैं। और मैं गारंटी कह रहा हूं, आज नहीं, आज से 10 साल बाद आप अपनी सेविंग्स देख लेना। जहां आज से 10 साल बाद लोग अपने दोस्तों को फोन करके 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए उधार मांग रहे सर्वाइवल स्टेक्स के लिए, वहां आप लोग उस कैटेगरी में आओगे जहां पे आप सोच रहे होगे कि ये नया एरिया डेवलप हुआ है, नई प्लानिंग कटी है, यहाँ मैं प्लॉट खरीद लूं, ये अच्छी कंपनी आई है, इसके मैं स्टॉक्स खरीद लूं, ये नया अच्छा आईपीओ आया, मैं 10 लॉट आईपीओ के लगा दूं। वो तब कर पाओगे जब आपकी जेब में कैपिटल अवेलेबल होगा। ठीक है? तो आज से छोटा छोटा सेव करना स्टार्ट करो, उसको कंपाउंड करना स्टार्ट करो, गारंटीड बात है 5-10 साल बाद उसका रिटर्न देख लेना। मैं तो यही मिलूंगा, आप लोग देख लेना कहां मिलोगे, एक बार मिलने जरूर आना और बताना कि रिटर्न्स आपको जो मिले उसका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। Am I clear with that everybody?
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोर्स डेट 3rd of August, फीस 6,000 रुपीज, 25 से 30 दिन का ये कोर्स होगा, 1 घंटे का इसका डेली लेक्चर होगा, लास्ट में लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी होंगे, ठीक है, प्लस आपका एक एग्जाम होगा इसके साथ में, जिसकी वजह से आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अगर आप उस एग्जाम को पास करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होगा, बट बेसिक्स का वो एग्जाम होगा, एटलीस्ट उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए आफ्टर द क्लासेस, तभी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, है ना। आप अपनी सीवीज के अंदर उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। Am I clear with that, everybody? Okay, thank you so much for the session. See you in the next session, guys. Take care. Bye.